नमस्कार बच्चों, आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। बच्चों, आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम लोकतंत्र राजनीति किताब का पाठ नंबर 3 पढ़ेंगे और इस पाठ का नाम है चुनावी राजनीति। बच्चों, इस वीडियो में हम चुनावी राजनीति भाग 1 को पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। बच्चों, ये वीडियो शुरू करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि इस पूरे पाठ में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बच्चों, सबसे पहले इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि हमारे देश में चुनावों की जरूरत क्यों है, हमें अपने देश में चुनाव क्यों कराए जाने चाहिए। दूसरा, हम लोकतांत्रिक चुनाव के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, उसके बाद हम सब राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बारे में पढ़ेंगे और अंत में हम सब भारत में चुनाव कैसे कराए जाते हैं इनके बारे में जानेंगे। बच्चों, आज हम सबसे पहले चुनावों की जरूरत क्यों है से शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, एक ऐसे लोकतंत्र की कल्पना करते हैं जहां पर सभी लोग मिलकर साथ बैठकर देश के लोगों के बारे में सोचें और निर्णय लें। किसी बड़े समुदाय के लिए ऐसा करना बिल्कुल संभव नहीं है और बच्चों, साथ में यह भी संभव नहीं है कि हर किसी के पास हर मामले और फैसले लेने का समय और ज्ञान हो। अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। ऐसी व्यवस्था करने की सख्त जरूरत है जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सके और अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें बदल भी दे। इस व्यवस्था का नाम चुनाव दिया गया है और चुनाव हर एक इंसान का हक है। चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव कर सकते हैं। पहला, वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं। दूसरा, वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव भी कर सकते हैं। तीसरा, वे सरकार और उसके द्वारा बनाने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव भी कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हमें यह समझ में आ गया होगा कि चुनाव हमारे देश के लिए और देश के लोगों के लिए क्यों जरूरी है। इसी के साथ साथ हम आगे चलते हैं और लोकतांत्रिक चुनाव के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हर किसी को चुनाव करने की सुविधा होनी चाहिए। सबको मताधिकार हो और हर किसी के मत का सम्मान मोल होना चाहिए। चुनाव में विकल्प उपलब्ध होना चाहिए। पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आजादी हो और वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश कर सके। चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे। नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराने जाने चाहिए। लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए, क्योंकि सब लोगों को पता है कि उनकी जरूरतें और मांगे कौन सी और कैसी सरकार पूरी कर सकती है। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए, जिससे
लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सके। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और राजनीतिक प्रतिद्वंद्वित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे देश के साथ साथ बहुत सारे देशों में, बल्कि हर देश में बहुत से राजनीतिक दल है। अगर इन राजनीतिक दलों के बीच में प्रतिद्वंद्वित्व नहीं रहे तो चुनाव बेमानी हो जाएंगे। बच्चों, अब सवाल यह उठता है, क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्वित्व का होना अच्छी चीज है? चुनावी प्रतिद्वंद्वित्व में कुछ स्पष्ट नुकसान दिखते हैं, तो चलिए अब हम इनको आगे पढ़ते हैं। दलों के लोग और नेता एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं। पार्टियां और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं और लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। चुनावी दौर जीतने का यह दबाव सही किस्म की दीर्घकालिक राजनीति को पनपने नहीं देता है। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने लोगों की इच्छा के अनुसार मुद्दों को उठाया तो उनकी लोकप्रियता और जीत की संभावना बढ़ेगी। लेकिन यदि वे अपना कामकाज से मतदाताओं को संतुष्ट करने में असफल रहे तो वे अगला चुनाव नहीं जीत सकते। बच्चों, इसी के साथ साथ हमारा राजनीतिक प्रतिद्वंद्वित्व समाप्त होता है और अब हम अपने आखिरी टॉपिक पर चलते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है और हमें यह बताएगा कि हमारे भारत में चुनाव कैसे और किस तरह से होते हैं। चलिए बच्चों, अब देखते हैं कि इंडिया में जो चुनाव होते हैं वो लोकतांत्रिक कैसे हैं। कोई लोकतांत्रिक चुनाव है या नहीं, उसका पता लगाने का सबसे आसान तरीका है कि यह जान ले कि चुनाव किसके द्वारा कराए जाते हैं। हमारे देश में भारत निर्वाचन आयोग चुनाव कराती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं रहता। निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन के हर पहलू पर निर्णय लेता है। यह आदर्श चुनाव संहिता लागू कराता है और इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवार और पार्टियों को सजा देता है। चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना या अधिकारियों को तबादला कराना भी शामिल होता है। चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में न होकर निर्वाचन आयोग के अधीन काम करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां क्या है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देश के कुछ इलाकों में आपराधिक पृष्ठभूमि और संबंधों वाले उम्मीदवार दूसरों को चुनाव मैदान से बाहर करने
और बड़ी बड़ी पार्टियों के टिकट पाने में सफल होने लगे हैं। अलग अलग पार्टियों में कुछ परिवारों का जोर है और उनके रिश्तेदार आसानी से टिकट पा जाते हैं। अक्सर आम आदमी के लिए चुनाव में कोई ढंग का विकल्प नहीं होता, क्योंकि दोनों प्रमुख पार्टियों की नीतियां और व्यवहार कमोबेश एक से होते हैं। बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। बच्चों, हमारा आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन इस पाठ को और भी अच्छे से समझने के लिए और अपने एग्जाम के लिए इस पाठ को अपनी एनसीईआरटी बुक लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 से जरूर पढ़ें, ताकि आपको ये पाठ बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए और आप अपने एग्जाम में अव्वल नंबर से पास हो। लेकिन ये वीडियो खत्म करने से पहले एक बार बच्चों हम सब फिर से दोहरा लेते हैं कि आज के पूरे लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। बच्चों, इस वीडियो में हमने सबसे पहले यह सीखा कि हमारे देश में और लोगों की जिंदगी में चुनावों की जरूरत क्यों है। उसके बाद बच्चों हम सबने लोकतांत्रिक चुनाव के बारे में पढ़ा और तीसरे नंबर पर हम सबने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वित्व क्या है उनके बारे में जाना। और बच्चों अंत में हमने यह पढ़ा कि हमारे देश भारत में चुनाव किस तरह और कैसे लड़े जाते हैं और देश के नेताओं को कैसे चुना जाता है। तो चलिए बच्चों, मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि हम अपनी अगली वीडियो में और इस पाठ के भाग 2 में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम अपनी वीडियो में चुनाव के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद चुनाव क्षेत्र के बारे में जानेंगे। तीसरे नंबर पर बच्चों हम लोग आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे और इसी के बाद हम मतदाता सूची के बारे में जानेंगे। उसके बाद बच्चों हम 5वें नंबर पर उम्मीदवारों का नामांकन क्या था उसके बारे में पढ़ेंगे और इसी के साथ साथ हमारा अगला टॉपिक होगा चुनाव अभियान। हमारा अगला टॉपिक होगा मतदान और मतगणना। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।